है, हर इंसान को इलाज करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उस व्यक्ति का इलाज करना है जो कि हाई रिस्क में आ रहा है, जो ये वाला पॉपुलेशन है। किसी को डायबिटीज हो, कोई स्मोकिंग नहीं छोड़ता हो, किसी को किडनी प्रॉब्लम हो, या उसकी फैमिली हिस्ट्री हो। ये बात ध्यान रखना कि ये जो मैं 2 साल की मॉनिटरिंग बता रहा हूं, इसमें सिर्फ 10% को ही एक्टिव डिजीज होती है। कोई बहुत बड़ा प्रतिशत ऐसा नहीं है, पर हमें चौकन्ना देना जरूरी है, क्योंकि निश्चित रूप से अपन किसी व्यक्ति की और उसके परिवार की जान को बचा पाए। क्लिनिकल फीचर, यहां पे मैं थोड़ा टाइम लूंगा। जो मैंने लाल में लिखा है, अगेन उस बात पे ध्यान दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्या आप कभी किसी टीबी के केस के कांटेक्ट में आए थे? अरे मान लो मैं एक सामाजिक संगठन में हूं और 26 जनवरी है, मैं लड्डू पेड़े बांटने टीबी हॉस्पिटल चला गया, और आज से उसके 2 हफ्ते बाद में मेरे को मिड फरवरी में वैलेंटाइंस डे पे मेरी गर्लफ्रेंड बोलती कि यार कितना हंस रहे हो यार, कुछ तो सोचो। मैं डॉक्टर पे पास गया, डॉक्टर मेरी हिस्ट्री लेगा, वो बोलेगा यार डॉक्टर साहब आप भैया कभी 2-3 हफ्ते में किसी टीबी के मरीज के संपर्क में आए थे? हाँ सर, मैं 26 जनवरी को लड्डू बांटने गया था वहां पे। सीधी क्लिनिकल डायग्नोसिस, आदमी की घंटी बज जाती है। वो सोचने लगता है कि हाँ, कम से कम ये किसी टीबी के संभावित केस या टीबी के माहौल में आए थे, तो इनके केस में जो खांसी है उसके बारे में आप सोचो कि ये नहीं ठीक होने वाली खांसी टीबी हो सकती। अगला क्या? स्पूटम प्रोडक्शन, बलगम आना। अब बलगम एक बहुत एसेंशियल पार्ट है टीबी के डायग्नोसिस का। उसके बाद है एपेटाइट लॉस। देखो एपेटाइट 2 तरह से जाती है, एक तो खाता नहीं है, दूसरा खवाता नहीं है, और तीसरा भाता नहीं। यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि इच्छा ही नहीं होती, सामने उसके दाल बाटी चूरमा पड़ा हुआ है पर नहीं खाना, सामने नहीं खाना। मतलब हमारे इंदौर में बहुत फेमस है, इसलिए बोल रहा हूं मैं, आपके एरिया में कुछ और फेमस होगा। सामने भोजन पड़ा रहता है बट व्यक्ति के अंदर खाना खाने की इच्छा ही नहीं है। वेट लॉस, यहां वेट लॉस पे मैं आपको एक बिल्कुल बहुत जरूरी बात बोलूंगा, सिग्निफिकेंट वेट लॉस, मतलब मूल बॉडी वेट के 10% से अधिक कम होना एक कम समय में, जो 1-2 महीने हो सकता है। ये नहीं कि यार कोई भैया साइकिल चला रहा है, जिम जा रहा है, उसका 1 किलो कम हो गया तो उसको टीबी हो गया, ये नहीं है। अगर कोई 70 किलो का है, उसका 7 किलो चला गया 1 महीने के अंदर, 63 रह गया, 60 रह गया, ये महत्वपूर्ण। बुखार, हर ठंड देके बुखार जो आता है, वो मेरे को पता है जनरल प्रैक्टिस में मलेरिया की दवा तो यूं ही चेप देते, गलत भी नहीं है। एक समय था जहां पे मलेरिया वॉज अ ह्यूज एपिडेमिक, अब वो स्थिति नहीं है। अब रैपिड एंटीजन किट आ गई है, डेंगू है, रैपिड एंटीजन किट आ गई है। वैसे ही टीबी में भी अब डायग्नोसिस के बहुत अच्छे अच्छे तरीके हो गए हैं। अगर किसी का बुखार नहीं जा रहा है तो अब ये प्रवृत्ति को अपन त्याग दें जो आज से 40-50 साल पहले थी कि यार इनका बुखार जा नहीं रहा, इनको टीबी हो। ऐसा नहीं है, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि इसको टीबी है, तभी आप सुरक्षित रहेंगे, न सिर्फ मरीज के हित के द्वारा बल्कि मेडिको लीगली भी। मैं अगेन आपको सावधान करता हूं, टीबी के मेरे इस लेक्चर को हल्के में मत लेना। आज जो मैं बोल रहा हूं वो आपको दंडात्मक कार्रवाई से भी दूर रख सकता है। बी वेरी केयरफुल इन माई लेक्चर। रात को पसीने आना, एसी चल रहा है 17 पे, आदमी पसीने से तप रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो बुखार आता है टीबी में वो लो ग्रेड रहता है, परसिस्टेंट रहता है, इवनिंग के टाइम ज्यादा महसूस करता है इंसान, इवनिंग या नाइट के टाइम पे, और अक्सर उस बुखार में वो 99 या 97.5 98 का बुखार रहता है, बना रहता है। पैरासिटामोल तब काम करती है जब 100 डिग्री के ऊपर का बुखार ले, उसमें पैरासिटामोल एकदम बुखार को तोड़ देती है, पर इसका जो बुखार होता है वो पैरासिटामोल अक्सर नहीं तोड़ पाता, इसीलिए आदमी दिन भर रात भर पसीने में नहाता रहता है। सबसे महत्वपूर्ण लक्षण, या मैं कहूंगा सबसे फिल्मी लक्षण, जिसको देख के इंसान पिक्चरों में डायग्नोस कर देता है, अरे तुमको टीबी हो गई, हिमोप्टाइसिस, अर्थात खकार में खून आता। खकार में खून क्यों आता है, मैं 2 स्लाइड पीछे जाऊंगा, आपने जो डायग्राम पे ध्यान नहीं दिया था उस पर ध्यान देना। इस कैविटी की वजह से, ये जो कैविटी होती है इसके अंदर खून की नसें जाती है, और जैसे ही टीबी के बेसिलाई लंग्स को वहां पे ईटअप करता है, कभी कभी ये वेसल्स ब्रेक ओपन हो जाती है। जो लकी रहते हैं उनको खून के छींटे आते हैं, पर जो ध्यान नहीं देते हैं उनको बाल्टी भर के खून भी निकलते हुए हमने देखा है। सो बी वेरी केयरफुल। ये जो लक्षण है, आप मेरा पूरा लेक्चर मत सुनो, बंद कर दो, पर इस स्लाइड को याद रखें, ये बहुत जरूरी है। और जो मैंने लाल में लिखा है वो सबसे इजी पॉइंट है पर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। कई बार क्या रहता है, अच्छे सूट बूट वाले आते हैं, उनसे पूछने में अपन कतराते हैं, यार किसी टीबी वाले के संपर्क में आए कैसे, पूछ लेना, हो सकता है आपका डायग्नोसिस वहीं से था। अब प्राइमरी पल्मोनरी टीबी, प्राइमरी पल्मोनरी टीबी
यानी जो बच्चों वाली टीबी है उसमें होता है कुछ गॉन फोकस नाम का एरिया। सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर बच्चे में आपको टीबी का आपको अंदेशा है तो बच्चे का लिम्फ नोड देखिए, आप उसके फेफड़े में कैविटी ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिलने वाले। क्योंकि बच्चा पहली बार टीबी के संपर्क में आता है उसको होती है प्राइमरी पल्मोनरी टीबी। अपने बॉडी में होता है एक इम्यून सिस्टम के जो लोकल स्टेशन होते हैं वो होते हैं लिम्फ नोड। तो जैसे ही टीबी का बेसिलाई आता है, अपने जितने भी मैक्रोफेज जो कि पुलिसमैन होते हैं अपने पूरे बॉडी के, वो उस टीबी के बेसिलाई को, ये भैया तो इधर आ और जाके उसको भर देते हैं जेल में। वो जेल कौन सी है? ये लिम्फ नोड। और जब इस लिम्फ नोड के साथ में आपको फेफड़े के अंदर निशान दिखे तो टेक्निकल या पैथोलॉजिकल भाषा में उसको गॉन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है और क्लिनिकली उस कंडीशन को प्राइमरी पल्मोनरी टीबी कहा जाता है। उसके बाद में आपको मेरी बात नहीं समझ में, तो मैंने बोला चलो एक काम करते हैं, हमारे मध्य प्रदेश में एक जिला है मंदसौर में एक जगह है मुल्तानपुरा, जहाँ स्लेट पेंसिल की फैक्ट्रियाँ होती है। स्लेट पेंसिल की फैक्ट्रियाँ मतलब सिलिकोसिस, सिलिका ही सिलिका उड़ रहा है हर जगह, ईट भट्टे वाले जो लोग रहते हैं। अब गॉन कॉम्प्लेक्स या प्राइमरी पल्मोनरी टीबी को पढ़ने के लिए आज मैंने इस टॉपिक को उठाया है। आपको यहाँ पे ये जो ये हैदराबाद के मोतियों जैसे चमकते हुए दिख रहे हैं, ये वो लिम्फ नोड है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जाके वो टीबी का बेसिलाई बसता है और इनको कड़क कर, ये सिर्फ आपके समझ के लिए है, पर अगर आपको अच्छी लगती हो तो अक्सर ये जो हमको एक्सरे है ये सिलिको ट्यूबरकुलोसिस नाम की कंडीशन में मिलता है। अब टीबी आपको हैरान करके छोड़ेगा, न सिर्फ डायरेक्टली मारता है बल्कि कभी कभी एलर्जी से भी परेशान करता है। कई ऐसी बीमारियां हैं जैसे स्किन के ऊपर आपको काले काले दाग मिल जाएंगे, आपको आंखों में यूवियाइटिस मिल जाएगा, आपको आर्थराइटिस गठियाबादी मिल जाएगी, आपको प्लूरल एफ्यूजन मिल जाएगा, छाती में पानी भर जाता है। ये सब जो चीजें होती हैं इनमें अक्सर आप देखेंगे कि एक और कंट्रोवर्शियल बात है स्टेरॉइड्स। आपको टीबी के केस में स्टेरॉइड यूज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टीबी जो हो रहा है वो टीबी का तो एक आध कीटाणु होगा, पर उसने अंदर जाके एलर्जिक रिएक्शन करा दिया और वहां पे जाके उसकी वजह से तबाही मिली। तो उस कंडीशन में आपको एंटी ट्यूबरकुलर के साथ में स्टेरॉइड देने की अनुमति है, क्योंकि मरीज के अंदर सूजन की अवस्था है, एलर्जी की अवस्था है। ये सामान्य बात नहीं है। मैंने ये बात प्राइमरी पोस्ट प्राइमरी में नहीं बोली है, मैं ये बात सिर्फ गिनी चुनी कंडीशंस के लिए बोल रहा हूँ मेरे दोस्तों। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आदमी जब खांसते खांसते रात को 11 बजे क्लिनिक आप लोगों के खुले रहते हैं, आप लोग देखते हैं मरीज को, आप लोग ऑड टाइम पे देखते हैं, हमेशा ऑफ टाइम पे पेशेंट अप्रोचेज यू फर्स्ट। और एक हैबिट रहती है लोगों की, यार समझ नहीं आ रहा, अपन तो एक स्टेरॉइड ले लो, 5 दिन में क्या बिगड़ रहा है, मत दीजिए। ट्यूबरकुलोसिस में बहुत ध्यान से अपने पर्चे लिखिए, नोटिफाइबल डिजीज है, प्रत्येक पर्चा स्क्रूटिनाइज होता है, स्टेरॉइड हर टीबी के केस में मत दीजिए। एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, ये लंबी लिस्ट उन लोगों की है जिनमें लेटेंट टीबी में एक्टिव टीबी होगा। अगेन नंबर 1 मेरा वही है, रीसेंट कॉन्टेक्ट विथ टीबी केस। मतलब क्या? मैं गया था 26 जनवरी को लड्डू बांटने, मेरे को बचपन में कभी तो भी कुछ टीबी हुआ था, वो सोया हुआ था, पर उस दिन उसको उसके पुराने साथी मिल गए और अंदर का टीबी जाग गया। तो अगर आप किसी टीबी कॉन्टेक्ट से आ रहे हैं, सबसे प्रबल संभावना है साहब कि आपको टीबी वापस से हो सकता है। बी केयरफुल। एक्टिव डिजीज के जो लक्षण हैं मैंने अभी आपको गिनाए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कृपया इन लक्षणों को ध्यान रखिए। वही 5 लक्षण रहते हैं, कोई छठा लक्षण आज तक टीबी का नहीं देखा। बुखार, ऐसा बुखार जो बना रहे, भूख नहीं लगे, वजन कम, भूख कम, रात को पसीना, एनीमिया। यहाँ पे महत्वपूर्ण रहता है कि जो एनीमिया रहता है इसमें एनीमिया के चारों मापदंड कम रहते हैं। आपका एचबी कम रहेगा, एमसीवी कम रहेगा, एमसीएच कम रहेगा, एमसीएचसी कम रहेगा। एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, और कभी कभी तो नॉर्मल भी रह जाता है। तो लोग फिर भी इसमें बोलते हैं कि यार आयरन ले ले, यार ये ले ले, ब्लड चढ़ा देते हैं अपन, ये तो, पर कोई मतलब नहीं, कुछ होगा ही नहीं आपको वहां पे। जब तक टीबी की दवाई दोगे नहीं, वो एनीमिया भी ठीक नहीं होना। फिर खांसी, 2 हफ्ते से अधिक की खांसी सबसे भारी, और उसके अंदर टीबी का सबसे ज्यादा संभावना। प्रोडक्शन ऑफ प्यूरुलेंट या ब्लड स्टेन्ड स्पुटम, आवाज बदल जाना, खास खास के अम्मा का गला बैठ गया। अम्मा का गला नहीं बैठा दादा, पहले टीबी की जांच करा ले, लेरिंजियल टीबी हो सकता है। लेरिंजियल टीबी मतलब आवाज पैदा करने वाले यंत्र का टीबी, ये एक भयंकर टीबी होता है। पूछो क्यों? क्योंकि दीज आर द मोस्ट इन्फेक्टेड केसेस, और अक्सर ये वो पेशेंट होते हैं जिनका स्पुटम 2+3+ आता है।
बहुत सावधान रहिए। अगर कोई मरीज तेज खांसी और आवाज के बदलाव के साथ आ रहा है तो उसमें टीबी की जांच और एक्सरे अवश्य करें। अगर कोई पेशेंट है जो खांसते खांसते, जिसको एकदम से या तो हाथ पांव कड़क हो गए, लकवा मार गया, बुखार की हिस्ट्री थी, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री थी, तो उसमें अगेन ब्रेन के अंदर ट्यूबरकुलोमा हो सकता है। अप्रोप्रिएट स्पेशलिस्ट के पास भेजिए और उसकी यथोचित जांच करवाइए। टीबी का डायग्नोसिस कैसे करें? दिस इज $1 मिलियन क्वेश्चन। पूछो क्यों? क्योंकि टीबी ने इतने सदियों में एक ऐसा विकराल रूप ले लिया है कि वो बहुत ज्यादा कठिन हो गया है। कैसे? 2 तरह के टीबी की बीमारियां होती है। एक को हम कहते हैं जहां भरपूर कीटाणु मिलते हैं, मल्टीबैसिलरी, और एक वो होते हैं जहां मुश्किल से एक आध मिलता है, पॉसिबैसिलरी। जो ज्यादा कॉमन है वो है मल्टीबैसिलरी। ये अपना सौभाग्य है, पर ये अपना दुर्भाग्य भी है, क्योंकि जिसमें कीटाणु ज्यादा वो फैलाता भी ज्यादा। तो एक रफ आंकड़ा ये कहता है कि ऑन एन एवरेज एक टीबी का मरीज अपने साथ में कम से कम 15 लोगों को टीबी करके जाता है। सावधान रहिए, खांसी को पहचानिए, लक्षण को पहचानिए, जल्दी टीबी को पकड़िए। ये एक प्रकार की समाज सेवा है। कैसे पकड़ना, मैं आगे चलूँ। स्पुटम एग्जामिनेशन, खकार बलगम की जांच। बलगम की जांच, ऐसा नहीं कि यार महिला को पकड़ा दिया डिब्बे, सुबह सुबह कफ नहीं आया, पति डांटेगा, उसने थूक निकाल दी। थूक से कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसा बलगम जो पीली पीली चिकनाई वाला आपको अलग ही झलकता है, उसके अंदर ही टीबी कीटाणु मिलेंगे, जो फेफड़े के अंदर से आएगा। बाहरी थूक में कुछ भी नहीं मिलना। अगर आपको बहुत ज्यादा संभावना है और आपका मरीज फिर भी उसमें बलगम नहीं आ रहा है, तो बहुत ज्यादा आप 3% नॉर्मल सलाइन से उसको स्पुटम इंड्यूस करा सकते हैं। खड़े नमक के गरारे कराने से भी कफ बाहर आ जाता है। तो इन चीजों के द्वारा आप स्पुटम एग्जामिनेशन पे ध्यान दीजिए। गुड क्वालिटी स्पुटम सबसे ज्यादा जरूरी। उसके बाद माइक्रोस्कोपी, कल्चर, जो कि 2 तरह के होते हैं, सॉलिड और लिक्विड, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन, एलपीए फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन, और पायरोसिक्वेंसिंग जैसी जांचें, जो महानगरों में भी आज तक सिर्फ बॉम्बे तक ही सीमित है। पर ये है, आप आज की तारीख में साहब ये नहीं बोल सकते कुछ समझ नहीं आया, कुछ कारण नहीं मिला तो हमने तो टीबी की दवाई चालू कर दी। नाउ इट इज नॉट नीडेड। उचित इलाज और उचित जांच के तरीके यहां मौजूद हैं। पर जो हमारे लिए हमारे प्रैक्टिस के लेवल पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है माइक्रोस्कोपी, स्पुटम एग्जामिनेशन। आप स्पुटम अच्छी क्वालिटी बलगम रखिए। आजकल सरकार अनुदान देती है, आप अपने क्लिनिक को डॉट सेंटर बना दीजिए, वहां पे वो बाकायदा आपको खकार की डिब्बियां देके जाएगी। आजकल कई स्वयंसेवी संस्थाएं होती है जिनसे आप टाई अप कर लोगे, तो उस एरिया के डॉट्स प्रबंधक आप बन जाओगे। उसमें मॉनिटरी इंसेंटिव भी है, आपको सरकार पैसा देगी। आपको उन लोगों की डॉट्स की दवाई दी जाएगी और वो लोग हफ्ते हफ्ते महीने महीने आके वहां पे आपको डॉट्स लेके जाएंगे, खकार की डिब्बी वहां रखेगी, बलगम की जांच हो सकेगी। और ये जितनी बड़ी बड़े नाम हैं सरकारी माध्यम में, ये सब निःशुल्क हो रहे। मैं कोई सरकारी एडवोकेट नहीं हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम हमारे निचले तबके को, एक ऐसे तबके को जिसके पास समय नहीं है, जिसको दिहाड़ी की मजदूरी करना पड़ता है, उसको भी आज की तारीख में 15-20 हज़ार की जांचें करवा के टीबी का एक प्रॉपर डायग्नोसिस दे सकते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाओ अपन तो अपनी वाली बात पे। आया मरीज खांसता हुआ, अपन ने सोचा यार क्या है, चलो एक एक्सरे कराते हैं। अब एक्सरे करा के कुछ लोग दुखी हो जाते हैं, पर कई बार कुछ डॉक्टर सुखी भी हो जाते हैं। क्यों? अरे यार चलो केविटी मिल गई, टीबी है, बात खत्म। केविटी मेरे दोस्त टीबी का सूचक है। क्यों है, मैंने एक स्लाइड में बताया था किस तरह से होता है। बट इकलौता कंडीशन नहीं है टीबी जिसके अंदर केविटी मिलता है, और भी कई कंडीशंस होती हैं। क्या है? आपको बैक्टीरिया में मिल सकते हैं, आपको मेलिग्नेंसी कैंसर में मिल सकते हैं, सार्काइडोसिस जैसी कंडीशन में मिल सकते हैं, और आपको हाइड्रेटेड सिस्ट यानी कि जो कीड़े वाली फेफड़े की बीमारियां होती है उसमें भी मिल सकते हैं। इसलिए फॉर गॉड सेक, आप अगर किसी को बलगम नहीं आ रहा है, एक्सरे में टीबी मिल गया, तो आंख मीच के टीबी की दवा दे दो, 6 महीने बाद देखेंगे, अब ये छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं है। आज आपने ये लेक्चर अटेंड किया है और आपको ये स्पष्ट है कि केविटी के और भी कारण है। और भी टीबी के बारे में जब अपन ने बात करी तो कई बातें करी मैंने, गॉन कॉम्प्लेक्स, प्राइमरी कॉम्प्लेक्स, तो उसके अंदर अपन ने देखा हाइलर लिम्फ नोड्स बढ़े हुए हैं, कंसोलिडेशन होता है। अलग अलग चीजों पे अलग अलग ध्यान देंगे तो आपको टीबी के बारे में विचार करने का मौका मिलेगा, टीबी को पकड़ने का मौका मिलेगा। ये लिम्फ नोड्स होते हैं जिनको हाइलर लिम्फ नोड्स कहा जाता है, और अगर ये बड़े हों, ये बच्चों में ज्यादातर मिलता है, बड़ों में कम मिलता है।
बड़ों में वो जो कैविटेशन है ये ज्यादा मिलेगा, और इस टाइप के कंसोलिडेशन के पेज जो है, इस टाइप के जो लिम्फ नोड है, ये आपको बच्चों में ज्यादा। पोस्ट प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस, जैसे मैंने बात की थी, कैविटीज मिलेगी जगह जगह आपको, कैविटी का अगर है तो पोस्ट प्राइमरी का केस है। अगर आप सीटी कराओगे तो सीटी में भी यही कैविटी मिलना है। आजकल मेरे कई जो मरीज आते हैं वो एक्सरे के साथ में, यार तू तो सीटी करा के डॉक्टर साहब के पास जाना, वैसा भी होता है, पर कोई बात नहीं, वो उसमें भी दिखती कैविटी, और उसके बाद में भी करना बलगम की जांच ही पड़ती है। तो मेरी विनम्र विनती है कि यार एक्सरे के बाद खकार की जांच के साथ पहुंचाया करो, सीटी के साथ मत पहुंचाया करो। सीटी का एक एडेड रोल है, कोई बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं है, पर आर्थिक रूप से वो बहुत बड़ा भार जरूर मरीज के ऊपर डालता है। एक कंडीशन होती है ट्यूबरकुलोमा, मतलब क्या, 10 में से 9 लोग अगर मैं पूछता हूं सर आपके वाले पोल में हाथ उठाओ क्या है, तो वो बोलेंगे कैंसर। कई बार क्या होता है, यू बिकम सरप्राइज्ड जब इस चीज की हम बायोप्सी या ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, और कभी कभी जो ये मांस है इसमें टीबी मिल जाता है। इसलिए हमें अब हमारी मेंटेलिटी को बहुत क्लियर करना पड़ेगा। हमको चीजों को फिक्स नहीं करना है, कैविटी दिख रही है तो टीबी है, मांस दिख रहा है तो कैंसर है, ऐसा नहीं है। हमारे को उसको इवेल्युएट करना है। इवेल्युएशन के लिए क्या क्या तरीके, खकार की जांच कराइए, माइक्रोस्कोपी कराइए, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन कराइए, और कुछ नहीं तो ब्रोंकोस्कोपी कराइए। क्या है ब्रोंकोस्कोपी? फेफड़ों की दूरबीन की जांच नली के द्वारा, ताकि हम फेफड़े के बीमार भाग में जाके वहां का कफ या टुकड़े निकाल पाए। इसके द्वारा आप बड़े आसानी से कीटाणु ढूंढ सकते हैं और टीबी के डायग्नोसिस को फाइनल कर सकते हैं। अब ये जो दूरबीन की जांच है, ये कई बार हमको बहुत खौफनाक मंजर दिखाती है। कैसा खौफनाक मंजर? ये एक केस है जिसमें एक टीबी का लिम्फ नोड बहुत देर से पिकअप हुआ। वो इतनी देर से पिकअप हुआ कि अंदर से वो पूरे फेफड़े को ही खा चुका है, और पूरे फेफड़े में जहां पे ये सामान्य नलियां होती है वो परिवर्तित होके पूरा का पूरा इस युद्ध के मैदान में परिवर्तित है। तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि टीबी में टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर टाइमिंग आपका सही रहेगा तो आप मरीज के इतने बड़े फेफड़े को बचा पाओगे। देखिए पूरी तरह से दिस इज परमानेंट डैमेज, ये डैमेज वापस नहीं आने वाला है। अब ये व्यक्ति जो है कभी भी भाग के पहली मंजिल तक भी नहीं जा पाए, इसलिए समय का महत्व है। ये वो केस है जिसके अंदर फेफड़े की हालत ऐसी हो जाती है। ये आपकी सामान्य नलियां हैं जहां पे हवा को रास्ता होता है, न तो हवा को रास्ता बचता है, और यहाँ तो पूरा एक रोड स्पीड ब्रोकर ही खड़ा हो जाता है। इतनी बड़ी दिक्कत टीबी करा सकती है। अनदर वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम विच इज लिम्फ नोड टीबी। ये आपको गले में गठाने मिलती हैं, और ये गठाने ऐसी रहती है, यार 5 दिन का एंटीबायोटिक खा के आना, मरीज तो और भी महान, अरे कॉलर के नीचे दब जाता है। जब 3 हफ्ते बाद इतनी बड़ी हो जाती है कि कॉलर के नीचे नहीं दब रही है, तब वो वापस आपके पास आता है। उस टाइम पे हम रियलाइज करते हैं यार ये कुछ और है। तो कुछ और में क्या? सबसे पहले सोचो टीबी। पर कब सोचो टीबी? जब आग लगाने में आग के अंगारे जैसा नहीं फील हो, जब बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा ठंडा या फिर सामान्य रूम टेम्परेचर की स्वेलिंग हो, उसको हमारी भाषा में कहते हैं कोल्ड एब्सेस। मतलब कि जो लिम्फ नोड फूल रहा है वो पस की वजह से फूल रहा है, और चूंकि वो गर्म नहीं ठंडा है तो ऑटोमेटिक उसमें संभावना टीबी जैसे इन्फेक्शन की प्रबल होती है। इन पेशेंट का एंटी ग्रेविटी एस्पिरेशन होता है। मतलब क्या? सुई नीचे से नहीं ऊपर से डालनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर टीबी हुआ तो वो कीटाणु बाहर स्किन तक आएंगे, एक ट्रैक्ट बन जाएगा, और वो सालों साल बाहर ही करेगा। देखिए ये जीपी की बातें, और मैं आपको वही चीजें बता रहा हूं जो मेरे जीपी के कई जूनियर्स ने, मेरे कॉलीग्स ने, मेरे सीनियर्स ने करके वो पेशेंट्स मेरे पास भेजे। इसलिए सावधान रहिए, छोटी छोटी चीजें हैं, पर इनसे हम हमारे मरीज को ठीक कर सकते हैं। तो लिम्फ नोड टीबी, सर्वाइकल एरिया, अगर कोई भी मरीज खांस रहा है, सावधानी रखिए, ऑस्कल्टेट करिए, मास्क पहनिए, उसके सर्वाइकल एरिया में एक्सिलरी लिम्फ नोड को, नीचे इंग्वाइनल लिम्फ नोड को हो सके तो पूरी तरह से पैल्पेट करके दी। हाँ, एक बात महत्वपूर्ण बता देता हूँ, लिम्फ नोड टीबी इज वेरी कॉमन इन HIV पेशेंट। तो अगर आपका कोई पेशेंट है, आप उसको एग्जामिन कर रहे हैं, तो प्लीज मास्क एंड ग्लव्स पहन के, एंटीसेप्टिक प्रिकॉशन पहनकर आप एग्जामिन करिए। और ऐसे पेशेंटों में HIV की जांच वैसे भी हर टीबी के संभावित केस में करानी चाहिए, पर ये वाले पेशेंट्स में तो कंपलसरी करानी। अब दूसरा एक बहुत कॉमन, आपको हर दूसरे तीसरे दिन अपने किसी का फोन आता है, छाती में पानी भर गया सर, वो एक्सरे ऐसा दिखता है, पूरा होमोजीनस ओपेसिटी रहती है, आपको एक तरफ बिल्कुल बकायदा लेवल दिखने लगता है,
सीपी एंगल नामक एक चीज जो आपको यहाँ कोने पे दिख रही है, वो देखो यहाँ दिख ही नहीं रही। तो यहाँ तो पानी ज्यादा है, पर जब पानी कम रहता है तो ये सीपी एंगल सबसे पहला वो हिस्सा है जो एक एक्सरे में उड़ जाता है। तो सीपी एंगल अगर ब्लंट है, होमोजीनियस शेडो है, मतलब पूरा सफेद पड़ा हुआ है, तो वो प्लूरल एफ्यूजन होता है। अगर पेशेंट की हिस्ट्री कुछ महीने लंबी है, उसको वही वाले लक्षण है, बुखार, भूख नहीं लगना, वजन कम होना, ये भी हो गया, तो टीबी की संभावना प्रबल हो जाती है। करना क्या, आगे चल। होता क्या है अंदर, अंदर प्लूरा होती है। व्हाट इज प्लूरा? फेफड़े के बाहर की प्लास्टिक कवरिंग। प्लास्टिक नहीं होता है, इट इज जस्ट अ कवरिंग, ताकि लुब्रिकेशन रहे। वहां पे इस तरह के ट्यूबरकल बन जाते हैं, और जब अपन उनको ध्यान नहीं दो तो इस तरह से पस के वहां पे लोथड़ बन जाते। तो ये जो बन जाते हैं, अगर इनको जल्दी पकड़ लिया तो वो प्लूरल एफ्यूजन होता है, जिसको आप सुई के द्वारा निकालते हो और देखो 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 500 ml निकाल लिया, ठीक हो गया। उसको कहते हैं अनकॉम्प्लिकेटेड प्लूरल एफ्यूजन, जो कि शुरू के 2 से 3 हफ्ते तक रहता है। पर अगर मरीज उस सीमा को लांघ देता है तो फिर वो सर्जरी के दायरे में चला जाता है, वो अनकॉम्प्लिकेटेड प्लूरल एफ्यूजन बन जाता है कॉम्प्लिकेटेड प्लूरल एफ्यूजन। और उस कंडीशन में आपको छाती में नली डालनी पड़ती है, और कुछ केसेस में किसी अच्छे सर्जन से कभी कभी उसको डिकॉर्टिकेशन मतलब इसी प्लूरा की सर्जरी भी करानी चाहिए। आजकल पल्मोनोलॉजी में एक तरीका होता है जिसको कहते हैं थोरेकोस्कोपी। थोरेकोस्कोपी, ये थोरेकोस्कोपी में आप प्लूरा के अंदर एक दूरबीन डालते हैं, इन चीजों को देखते हैं, बायोप्सी निकालते हैं, इन ये जो आपको रेशे दिख रहे हैं इनको तोड़ते हैं। तो इन चीजों से भी अक्सर हम ये समझ सकते हैं कि प्लूरल एफ्यूजन है, उसका क्या कारण है और उसका आगे क्या करना है। देखिए, ये वही चीजें हैं कि अगर हम 50-60 साल पहले उठा के देखते तो वो हमारे ही सीनियर हुआ करते थे, अरे इसको तो छाती में पानी भरा है, कुछ नहीं, टीबी की दवा दे। मामला अब खत्म वहां नहीं है, साइंस काफी आगे बढ़ चुका है और हमें भी बढ़। अगेन ये एक केस है, इस केस में आप देखेंगे कि पानी जमा है, पर पानी बड़े विचित्र आकार में जमा है, डी के आकार में जमा हुआ है। जब मरीज इस प्रकार का एक्सरे लेके आए, आप सोचोगे कि ये डॉक्टर साहब ने बताया था सीपी एंगल ब्लंट है, होमोजेनस शेडो है, ये तो प्लूरल एफ्यूजन है, सुई डालो, पानी निकालो, चालू करो। इतना आसान नहीं। अगर ऑर्गेनाइज हो जाता है, यानी कि इस टाइप के जो मैंने आपको बताए थे शेडोज मिलने लग जाते हैं, तो अंदर एक्सरे अपना रूप बदल लेता है। जब आप सीटी कराएंगे तो यहाँ पाएंगे कि यहाँ पे एक झिल्ली, मोटी झिल्ली बन गई। और अगर दोस्त ये मोटी झिल्ली बन गई है तो कृपया अपना और मरीज का समय, दोनों का समय इसमें सुई डालने में वेस्ट न करें। इन पेशेंट्स को आप तुरंत ऑपरेशन के लिए रेफर कर दें। और भी भयंकर प्रकार के टीबी होते हैं, और भयंकर मतलब ऐसे भयंकर कि आदमी को पलंग पकड़ना पड़ता है, आदमी को अपना काम धाम सब छोड़ के 1.5 साल तक पलंग पे रहना पड़ता है। कौन सा टीबी? रीढ़ की हड्डी की टीबी। रीढ़ की हड्डी की टीबी कोविड के बाद काफी केसेस में मिलती है। आश्चर्यजनक से रूप से लोगों के पस के कलेक्शंस रहते हैं। ये ऐसे लोग रहते हैं जो क्या लक्षण रह के आते हैं कि सब हमको तो बुखार आ रहा था, इतनी खांसी चली कि पीठ दुखने लग गई, उसके बाद तो उठने की इच्छा नहीं होती, इतनी कमजोरी हो गई। यही हिस्ट्री रहती है, टिपिकल हिस्ट्री रहती है। उनमें पोर्ट स्पाइन यानी ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द स्पाइन के बारे में सोचिए। अब एक ऐसा टीबी जो कि बहरूपिया है, उसे है मिलियरी टीबी का नाम दिया गया। मिलियरी मतलब क्या? मिलेट, बारीक बारीक दाने अनाज के। अब इस एक्सरे को, इस सीटी को देखो या आप इस एक्सरे को देखो यहाँ पे, तो इसमें अगर आप देखोगे तो बारीक 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 दाने बिछे हुए मिलेंगे आपको। जब इस टाइप के बारीक 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 दाने पूरे एक्सरे में दिखे या फिर पूरे सीटी स्कैन में दिखे तो उसमें मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस की संभावना होती है। और ये इकलौती उन कुछ कंडीशंस वाली बीमारी है जिसमें बिना खकार के टीबी की जांच के भी टीबी की दवाई हमको देनी पड़ती है। ये वो कंडीशन है जिसमें कभी कभी आपको स्टेरॉइड भी यूज करना पड़ता है। पर अगेन बी केयरफुल। मेरे इस कहने का मतलब ये बिल्कुल मत निकालिए कि इस टाइप का एक्सरे दिखा और अपन आकलन नहीं करेंगे। टीबी को आज की तारीख में गवर्नमेंट ने 2 तरह से डिफाइन किया है। गवर्नमेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि नोटिफाइबल डिजीज है, हर चीज वहां पे वही चलेगी। वहां पे का मतलब कचहरी, अगर पकड़े गए तो, बिकॉज इट इज अ नोटिफाइबल डिजीज। एक होता है क्लिनिकली प्रूवन टीबी, मतलब कि उसके खकार में टीबी मिल गई, सीबी नेट में टीबी मिल गई। एक होता है प्रिजम्पटिव टीबी, मतलब मान के चल रहे हैं यार कि टीबी है, मान के चल रहे हैं यार टीबी में भी आकलन पूरा होना चाहिए सब। अगर नहीं होगा तो ये गलत। ये न सिर्फ मेडिकली गलत है,
क्योंकि इसी प्रकार में टीबी में हर एक में एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है। जो चीज टीबी होती है वो फंगस भी हो सकती है, कैंसर भी हो सकता है, खून का कैंसर भी हो सकता है, नाना प्रकार की बीमारियां हो सकती है। इसीलिए बी केयरफुल। लेक्चर ध्यान से सुनिए, मेरे पिछले कुछ स्लाइडों में मैं ये बात बता चुका हूं कि आपको टीबी को कैसे डायग्नोस करना है। अब बहुत कठिन कठिन स्लाइडें चालू हो रही है, पर मैं इन सब में आपको झिलाऊंगा नहीं। ये बात मैंने आपको बता दी है। प्रिजम्पटिव टीबी मतलब आपको कहीं पे भी एविडेंस नहीं मिल रहा है सिवाय आपकी खुद की सोच के, उसमें आप सीबीनेट कराइए, स्पुटम कराइए, नेगेटिव रहे कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है आपने प्रयास किया नहीं मिला, सरकार भी इस बात को मानती है, साइंस भी इस बात को मानती है, यू हैव फुल राइट टू स्टार्ट टीबी ट्रीटमेंट, पर पहले कोशिश करिए उसको प्रूव करने की या डिस्प्रूव करने। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि टू डायग्नोस टीबी प्रॉपर टेस्ट यूज करिए। मतलब क्या, अगर मान लो किसी को छाती में पानी भरा है और आप उसको खकार की जांच नेगेटिव आई, नहीं यार तेरे को टीबी नहीं, अरे भाई छाती में पानी भरा है, उसको खकार में टीबी पकड़ में नहीं आने वाली है। अगर किसी को छाती में पानी भरा है तो उस पानी को ही निकाल के जांच करनी पड़ेगी ना। इसलिए बी प्रैक्टिकल और करेक्ट टीबी में करेक्ट टेस्ट यूज करिए, तभी जाके आपको कोई ना कोई आंसर मिलेगा। बहुत सारी बातें होती हैं, पर जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो वही सेम रहती है जो मैंने शुरू में बताई थी कि टीबी के केस के साथ में उसके अटेंडर को भी देखिए, उसके साथ में जो आ रहे हैं उनको भी देखिए, तभी आप टीबी को इफेक्टिवली उस परिवार से और उस व्यक्ति के जीवन से बाहर कर पाए। कौन सी वल्नरेबल पॉपुलेशन है? वल्नरेबल पॉपुलेशन मतलब किसमें टीबी ज्यादा सोचना, वो पॉपुलेशन है। मान लो अगर कोई HIV के मरीजों के साथ में काम करता हो, कोई ऐसा आदमी हो जिसको IV ड्रग्स लेने की लत लगी हो, या फिर किसी को डायबिटीज हो, कैंसर हो, हेल्थ केयर वर्कर हो कि अरे यार वो भाई तो वहाँ पे वार्ड बॉय है फलाने हॉस्पिटल में, वो तो वहाँ पे स्टाफ है, वो तो वहाँ डॉक्टरी करता है उस दवाखाने में, इस टाइप के लोगों में संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अगर मान लो फलाने चंद जी के यहाँ पे टीबी थी और वो वहाँ पे काम करते थे तो उनको ज़्यादा होती है, हाउस होल्ड वर्कर जो होते हैं। या ऐसा व्यक्ति, अगेन मैं 10वीं बार ये बात बोल रहा हूँ, जिसको पहले टीबी रह चुकी है या जो किसी टीबी के व्यक्ति के संपर्क में आया है, ऐसे व्यक्ति जो सिकुड़ गए हो, हड्डियां बाहर आ गई, उनमें टीबी के बारे में सोचिए। जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, अगर उनमें खांसी बहुत ज्यादा आ रही है तो खकार की जांच अवश्य कराइए, टीबी उनमें मिलती है और प्रेगनेंसी में टीबी बड़ी कठिन कंडीशन है। जेल के प्रिजनर्स, जो लोग अर्बन स्लम्स में रहते हैं उनके अंदर आप ध्यान रखिए, जो लोग माइंस में काम करते हैं उनके अंदर आप लोग ध्यान रखिए, जो देहात जंगल में रहते हैं वहां पे आप ध्यान रखिए, ऐसे लोगों में टीबी की संभावना काफी अधिक है। अब टीबी को और कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए अगली चीज बताने जाऊंगा, वो है ड्रग सेंसिटिव टीबी और ड्रग रेजिस्टेंट। इसीलिए आप खुद धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हम भी रियलाइज करते हैं कि इट इज गेटिंग टू कॉम्प्लिकेटेड, ये तो याद रखना ही बहुत मुश्किल है, पढ़ाना तो सोचो कितनी मुश्किल है। इसलिए नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम का डॉट्स की सुविधा का उपयोग करें। अगर आप यूं प्राइवेट में देखोगे तो स्पुटम माइक्रोस्कोपी, लिक्विड कल्चर और नेट और ये सब मिला के टोटल खर्चा बैठता है 10-11 हज़ार रुपये। सरकारी के माध्यम से यही जांचें क्वालिटी स्तर पर आपको निःशुल्क अपने मरीज को उपलब्ध हो जाए। और इट इज डिफिकल्ट, क्योंकि आज की तारीख में अगर कोई फेफड़े का टीबी वाला या फिर पानी टीबी वाला रहता है तो उसकी ये सब जांचें कराना जरूरी है। ये सब जांचें अब हर जगह उपलब्ध है। कौन सी जांचें? स्पुटम माइक्रोस्कोपी, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन जिसको हम सीबीनैट कहते हैं, स्पुटम कल्चर और लाइन प्रोब एसिड। इसलिए आप एक्सरे, मांटुक्स, इन आधारों के ऊपर टीबी का जो विचार एक रखते हैं उसको विचार तक रहने दीजिए, उसको फाइनल मत बताइए। उसके बाद में मरीज की ये जांचें कराइए और फिर ही आप किसी बड़े में या बच्चे में टीबी की बात करें। डायग्नोसिस के लिए खकार की जांच, कल्चर, ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग, सीबीनैट जैसी जांचें ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन सब में कुछ नई प्रकार की जांचें भी आई हैं, कुछ यूरिन टेस्ट आए हैं, नए तरह के मांटुक्स आए हैं जिनसे हमको पता लग सकता है। बट सबसे ज्यादा सटीक और सिंपल है स्पुटम माइक्रोस्कोपी। एक अच्छा क्वालिटी बलगम जब उसकी जांच की जाए तो हमको बेस्ट रिजल्ट दे सकता है टीबी के डायग्नोसिस के। रैपिड डायग्नोस्टिक टूल सीबीनैट, सीबीनैट और लाइन प्रोब ऐसे दो प्रकार की जांचें होती हैं। इसमें सीबीनैट आजकल हर जगह मौजूद है, जहां पे 1 से 1.5 लाख का पॉपुलेशन होता है वहां सरकार के द्वारा इसकी मशीन भी दी जाती है और 90 मिनट के अंदर आप इसके अंदर न सिर्फ टीबी बल्कि उसमें होने वाले रेजिस्टेंस को भी पता लगा सकते हैं। आगे और चलें तो मैं आता हूं ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के ऊपर।
ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इस बात पर निर्भर करता है कि क्या मरीज के ऊपर दवाई असर कर रही है या वो ड्रग रेजिस्टेंट है। ड्रग रेजिस्टेंट में भी जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ड्रग है वो है रिफेम्पिसिन। अगर आपको किसी के खकार में टीबी का कीटाणु मिल गया तो अगला सीधा सा कदम ये है कि उसका सीबी-नाट नामक जांच कराइए, जो आजकल हर जगह उपलब्ध है। जैसे ही सीबी-नाट कराएंगे आपके सामने एक रिपोर्ट आएगी कि एमटीबी डिटेक्टेड, रिफेम्पिसिन सेंसिटिव, मतलब कि उसके ऊपर रिफेम्पिसिन असर कर रही है, रिफेम्पिसिन इंडिटर्मिनेट मतलब एक बार और सीबी-नाट लगाना है, और रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंट मतलब कि वो पेशेंट एमडीआर हो चुका है। बाबा उस पेशेंट को हाथ भी नहीं लगाना, अपने क्लिनिक में उसके ट्रीटमेंट करने का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। रिस्क मतलब कोई हार्म नहीं है, बट ऑन एन एवरेज 18 महीने वाले चलने वाले इस इलाज में साइड इफेक्ट भरपूर होते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट 15-20 लाख रुपए तक जाता है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये पूरी की पूरी सुविधा गवर्नमेंट के माध्यम से निःशुल्क उन मरीजों को दी जाती है जो कि प्रॉपर है। क्योंकि अब जो मैं आगे पढ़ाने जाऊंगा वो पढ़ के तो आपका सर चकरा जाएगा। क्या रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंस को या ड्रग रेजिस्टेंट टीबी को मैनेज करने के लिए कितने प्रोटोकॉल होते हैं? 16 प्रोटोकॉल जो 18-18 महीने चलते हैं, और दवाइयों के नाम ऐसे कि आपको फ्रेंच बोलना आसान है पर वो आप नहीं बोल पाएंगे। उनकी डोसेज रेजिम्स याद रखना बहुत मुश्किल है। इसलिए एक जनरल प्रैक्टिस के तौर पे बतौर एक स्पेशलिस्ट मैं आपको यही राय दूंगा कि आप सीबी-नेट हर मरीज का करवाइए। आप ये डिटेक्ट कर लीजिए कि टीबी है कि नहीं है। अगर सेंसिटिव है तो उसको बेशक आप अपने ऑब्जर्वेशन में रखिए, पर उसको रजिस्टर कराइए। अगर रेजिस्टेंट है तो यार अपनी गाड़ी में बैठ के जाकर उसको रजिस्टर करा देना, पर रजिस्टर जरूर करा देना। नाउ अगर और आगे चलें तो हमें बच्चों में भी इन्हीं सावधानियों को रखने की जरूरत है। एक्सरे देखिए, मांटुक्स करवाइए, पर सीबी-नेट अवश्य करवाइए। सीबी-नेट की जांच बलगम में अति आवश्यक है। एचआईवी की टेस्टिंग प्रत्येक टीबी के मरीज को आपको करवानी कंपलसरी है। देयर इज नो चॉइस इन इट नाउ। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो मैंने बताया था, फेफड़े में पानी भरना, रीढ़ की हड्डी, गले में गुठली या फिर पेट के अंदर टीबी होना, उन सब में भी हमें सर्जिकल कॉलीग्स का, चेस्ट फिजिशियंस का, स्पेशलिस्ट का उपयोग कर करके आप हम लोगों से ब्रोंकोस्कोपी कराओ, थोरेकोस्कोपी कराओ, बायोप्सी निकलवाओ, पर कोशिश करो कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में भी हम टीबी को प्रूव कर सकें। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी क्या होता है? ड्रग रेजिस्टेंट टीबी वो होता है जिसके अंदर फर्स्ट उसकी रिफेम्पिसिन ड्रग असरकारक ना हो। अगर किसी में रिफेम्पिसिन का ड्रग रेजिस्टेंट है उसको हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कहते हैं। अगर किसी के अंदर आइसोनियाजिड रेजिस्टेंस है तो उसको मोनो रेजिस्टेंट टीबी कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था 16 अलग प्रकार के रेजिम होते हैं और हर प्रकार की दवाई के रेजिस्टेंस और उसके कॉम्बिनेशंस को अब क्लियरली अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। इन क्लासिफिकेशंस को हम मोनो, पॉली, मल्टी, रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंस या फिर जो सबसे भयंकर कालों का काल, रियली वेरी वेरी डेंजरस, दैट इज एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, यानी कि उसके ऊपर न सिर्फ फर्स्ट लाइन ड्रग्स बल्कि फ्लोरोक्विनोलोन्स और सेकेंड लाइन दवाइयां भी काम नहीं करती हैं। और एक्सडीआर टीबी के काफ़ी केसेस अब प्रैक्टिस में आ चुके हैं। महानगर मुंबई हो या मिनी महानगर इंदौर हो, आपको एक्सडीआर के केसेस अब डायग्नोस होके मिलने लग गए हैं। स्पूटम माइक्रोस्कोपी ये बहुत कॉमन चीज़ है। 1+, 2+, 3+ इस आधार पर हम देखते हैं और पेशेंट को करते हैं। फ्लोरोसेंस में भी यही 1+, 2+, 3+ का हम आधार यूज़ करते हैं। आगे अगर हम चलें तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि टीबी में कई सारी दवाइयाँ साथ में दी जाती है। उसका कारण क्या है? आप बोलोगे इनको तो मजा आता है। मजा नहीं आता, उसके पीछे साइंस क्या है? बहुत सारे केस ऐसे रहते हैं जहां पे नेचुरली अकरिंग ड्रग म्यूटेंट होते हैं। मतलब अगर किसी के अंदर 100 कीटाणु है, उस 100 कीटाणु में ऑटोमेटिकली 15 कीटाणु ऐसे होंगे जिनके ऊपर दवाई काम नहीं करती है। अगर आप इसको बोल दें, अगर आप किसी को एक दवाई दोगे, मान लो उस एक दवाई के ऊपर आपका कीटाणु असर नहीं करता है, तो वो जो 85 मर जाएंगे पर जो 15 बचेंगे वो बचे हुए के जगह ले लें। और यही है ड्रग रेजिस्टेंस टीबी की भयंकरता। इसीलिए जो मल्टीबेसिलरी, मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि पॉलीबेसिलरी में आप खुश होगे कि थोड़े से, मल्टीबेसिलरी में आप बोलोगे अरे बहुत ज्यादा है। ये बहुत खतरनाक कंडीशन है।
अगर इस प्रकार के म्यूटेशन ज्यादा होने लग गए तो दिक्कत बड़ी पड़ सकती है। अगर नंबर ऑफ बेसिलाई लोअर है तो वो स्पूटम नेगेटिव या एक्स्ट्रा पल्मोनरी लीजन में मिलता है। सावधानी पूरी सेम रखनी पड़ती है क्योंकि ट्रीटमेंट उसका सेम है। 2 फेजेस में टीबी का इलाज होता है। देखिए मेरी कुछ ही स्लाइडें शेष है, पर ये मेरे प्रेजेंटेशन की सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड है, इसलिए अभी एक्स्ट्रा ध्यान रखना। भाभी जी या भैया जी को बोल देना कि चाय लेके आ जाए। इंटेंसिव फेज जहां पे 4 दवाइयां दी जाती हैं जो सबसे ज्यादा असरकारक रहती हैं। कंटिन्यूएशन फेज जहां 3 दवाइयां दी जाती हैं जो असरकारक रहती हैं बट रिलेटिवली लेस टॉक्सिक रहती है, उनको लंबे समय तक देना पड़ता है। उसका महत्व क्या? इंटेंसिव फेज वो शुरू के 2 महीने होते हैं जब बिल्कुल धावा बोल अपने को कैसे भी टीबी को मारना है। टीबी को मारने का तरीका ये नहीं है कि अपन ने एक ड्रग लेवल बनाया। टीबी को मारने का तरीका ये है कि दवाई को उसकी पीक पे जाना पड़ता है और उसकी पीक पे जाके फिर वो टीबी को मारता है। इसीलिए इंटेंसिव फेज में जो 4 दवाइयां सबसे ज्यादा तेज और इफेक्टिव मानी जाती हैं, आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, पायराजिनामाइड और इथेम्ब्यूटॉल, उनको हम चारों को देते हैं और मरीज को टीबी मुक्त बाय द एंड ऑफ इंटेंसिव फेज कर देते हैं। कंटिन्यूएशन फेज सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उन 100 कीटाणुओं में से मुश्किल से 2-3 बच जाते हैं। वो 2-3 भी ना बचे और पेशेंट पूरी तरह से टीबी फ्री हो जाए, इसलिए उसको और 4 महीने कंटिन्यूएशन फेज की दवाई दी जाती है ताकि रिलैप्स रेट, मतलब टीबी के पलट के वापस आने की संभावना कम रहे या जीरो। टीबी के जो कीटाणु रहते हैं वो कतई आसान नहीं है। टीबी इज अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक। सोचो उस मरीज पे क्या गुजरती होगी जिसको टीबी होता होगा। कई टीबी के कीटाणु जो होते हैं वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर, मतलब वो सेल के बाहर रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं। कुछ वो होते हैं जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर धीरे धीरे मल्टीप्लाई करते हैं। कुछ वो होते हैं जो पस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और कुछ वो होते हैं जो बिल्कुल छुप के बैठे हैं, डोरमेंट रहते हैं, जिनके अंदर कोई दवाइयां असर नहीं करती। आप मानोगे क्या कह रहा है? मैं बताता हूँ। ममीज, इजिप्शियन मम्मीज के अंदर टीबी बेसिलाई अभी भी मिले हैं जो जीवित है। ये यही कैटेगरी जिसके ऊपर कोई दवाई असर नहीं। इसीलिए टीबी इतना भयंकर है। इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2025 का जो टारगेट रखा है टीबी एलिमिनेशन का, वो इतना ज्यादा सख्त टारगेट है क्योंकि टीबी की डोरमेंसी की वजह से टीबी को जड़ से खत्म करना एक बहुत ही महत्वाकांक्षी टारगेट है। बट इसीलिए मैं आपको ये बात बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से टीबी के पेशेंट्स को ट्रीट करिए। प्रत्येक टीबी की गोली जब कहीं से खरीदी जाती है उसकी स्क्रूटनी होती है। लोग पीछे आके उन पर्चों को देखते हैं, वो ये देखते हैं क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या चल रहा है। पूरे घर की और कभी कभी तो पूरे गली की भी जांच हो जाती है टीबी। बी केयरफुल। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपको सही रास्ता बता रहा हूं कि डॉट्स प्रोग्राम, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स का यूज करिए, टीबी को नोटिफाई करिए। इन ड्रग्स का नाम ध्यान रखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण ड्रग्स है। आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथेम्ब्यूटॉल और स्ट्रेप्टोमाइसिन। इनमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो शुरू की 2 ड्रग्स आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन सबसे ज्यादा ताकतवर ड्रग्स हैं और इनको ही हम हर जगह उपयोग करते हैं ड्रग सेंसिटिव टीबी के केसेस को ट्रीट करने के लिए। जहां पे किसी पेशेंट का ड्रग रेजिस्टेंस हो जाता है इन दोनों के लिए, वाकई में ये एक बहुत दुर्भाग्य की बात होती है और ऐसे केसेस का ट्रीटमेंट 6 महीने की जगह 3 गुना 18 महीने का समय लेता है। आप सोच लीजिए कि किसी को आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंस होना कितने दर्द की बात है। इसीलिए डॉट स्ट्रेटेजी क्या है? डॉट स्ट्रेटेजी आप बाकी बातों को जान दीजिए, इस बात पे ध्यान रखिए, डॉट्स आप खुद अपने क्लिनिक को बना सकते हैं। आप डॉट्स क्लिनिक खोल सकते हैं। उसका मतलब क्या है? डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी। आप मरीज को गोली स्वयं निकाल के देंगे, वो मरीज आपके सामने पानी की ग्लास से उस दवाई को अंदर घुटकेगा। ये होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट और ये सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट माना जाता है टीबी को हटाने का। यार कोई पकड़ के ध्यान से दवाई दे। बिलीव मी, आप अपने क्लिनिक पे ये कर सकते हैं। डॉट्स क्लिनिक का प्रावधान नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम में दिया गया। अब ड्रग सेंसिटिव टीबी 56 डोज रहते हैं, कंटिन्यूएशन फेज में 112 डोज रहते हैं। जो भी न्यू केसेस रहते हैं जिसमें कि आइसोनियाजिड रिफेम्पिसिन सेंसिटिव है, उनमें 2 महीने की HRZD दी जाती है और 4 महीने की HRE दी जाती है। ये याद रखना क्योंकि सबसे कॉमन अपन यही करेंगे। इसके अलावा जो भी केसेस रहे, बिलीव माय वर्ड्स, अब आप उनको टीबी हॉस्पिटल या अपने पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट को रिफर करें।
फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन मतलब क्या, अलग 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 दवाई नहीं लेना, एक फिक्स लेना, तो एक में ही चारों आ गई। उसके फायदे हैं कि कुल गोलियों की संख्या कम हो जाती है, मरीज सुखी हो जाता है, पर उसमें कुछ नुकसान भी है जो मैं आगे बोलूंगा, जैसे लीवर किडनी की कंडीशन होती है, वहां पे बहुत मुश्किल हो जाता है फिर उसको मैनेज कर पाए। फर्स्ट लाइन ड्रग आपको बहुत महत्वपूर्ण है कि इन 5 नामों को, अब 4 नामों को, स्ट्रेप्टोमाइसिन अब अवेलेबल नहीं है कॉमन फ्री मार्केट में, आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, पायरेजिमाइड और इथेम्बेटॉल का नाम कंठस्थ रखिए अगर किसी भी मरीज का इलाज करने वाले हैं, तो ये आपके 4 सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र और शस्त्र हैं। टीपीटी क्या है? टीपीटी, टीपीटी आज के प्रोग्राम की एक सच्चाई है। इसका मतलब कि अगर मेरे को टीबी हुआ तो साथ में मेरी बीवी को, मेरे माँ बाप को और मेरे बच्चों को भी सरकार प्रिवेंटिव थेरेपी देगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी पेशेंट को रेफर करते हैं ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट के लिए, तो उसके पूरे परिवार का इलाज अब किया जाता है, क्योंकि 2025 तक हमारे सरकार को टीबी को इरेडिकेट करना है। अब जो चीज़ हमारे प्रैक्टिस में महत्वपूर्ण होती है, पेशेंट एक बार जाता है, हॉस्पिटल जाता है, धक्के मार के कैसे भी कर कुरा के नाम लिखवा देता है, फिर वो गोली खाना चालू करता है, गोली खा के उसको सबसे पहले साइड इफेक्ट होते हैं, तब उसको अपना जीपी भाई सबसे पहले याद आता है, वो अवॉइड करता है वहाँ जाना बार बार। ऐसे में ये साइड इफेक्ट याद रखिए। सबसे कॉमन साइड इफेक्ट जो है वो ये है, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, पेट में दर्द होना, उल्टी होना, जी घबराना। सेकेंड कॉमन साइड इफेक्ट ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी, हाथ पाँव में झिंझिनी होने लगती। थर्ड मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट हेपेटाइटिस, जो ड्रिंक करने वाले होते हैं उनको अक्सर लीवर के एंजाइम बिगड़ जाते हैं और जॉन्डिस होने लगता है। इन चारों दवाइयों में मैंने अलग अलग नाम से साइड इफेक्ट लिखे हैं, पर हर एक में एक ना एक दूसरा मिलता ही मिलता है, इसलिए कॉमन चीजें याद रखिए। जीआई साइड इफेक्ट जैसे एसिडिटी वगैरह होती है, तो ऐसे में थोड़े समय के लिए पीपीआई दे दीजिए, प्रोटॉन पंप इनिबिटर दे दीजिए, रेनिटिडिन इनिबिटर दे दीजिए, आप लोकल जो अपन एंटासिड होते हैं वो दे दीजिए। एक जो बात मैं आपकी सावधान करना चाहूंगा वो इथेम्ब्यूटॉल की तरफ है, वो रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस कराता है। मतलब क्या? कलर ब्लाइंडनेस, मतलब आपको हरा नहीं दिखेगा, आपको लाल लाल सब दिखेगा, इस टाइप की कंडीशन। ये बच्चे रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं, बहुत बुजुर्ग लोग बता नहीं पाते, इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि अगर किसी बच्चे को या किसी बुजुर्ग को आप चालू कर रहे हैं टीबी की दवाइयां, तो पहले उसके आइज की टेस्टिंग एक बार करवाइए। प्रेग्नेंट वुमन में स्ट्रेप्टोमाइसिन कभी मत देना, बाकी सब दे सकते। प्रेग्नेंट वुमन ब्रेस्ट फीडिंग कर सकती है अपने बच्चे की, अगर उसको टीबी है तो भी। मैं सिर्फ मोटी बात कर रहा हूं पर काम की बात कर रहा हूं। स्ट्रेप्टोमाइसिन नॉट टू बी गिवन एंड टीबी पेशेंट कैन ब्रेस्ट फीड हर चाइल्ड, ये बहुत जरूरी। अगर कोई टीबी पेशेंट कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज करता है, उसको सावधान कर दीजिए। टीबी के मरीज की जो टीबी दवाई है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को खत्म कर देती है, तो ऐसे में बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन को यूज करना ज्यादा सेफ रहता है, या फिर इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस लगा लेना। अगर किसी को लिवर डिजीज है या फिर कोई अल्कोहलिक है, तो उसके अंदर एसजीओटी एसजीपीटी नामक जो जांचें हैं उनका आकलन हर महीने में करना चाहिए। उन मरीजों को पीलिया कैसा होता है, उसके लक्षण, जो आंखें पीली होना, पेशाब पीली होना और हाथ पीले होना, वो सब बता देना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर बार बार आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं पीलिया होकर लिवर खराब तो नहीं। जब पेशाब की बात चली तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ कि रिफेम्पिसिन जो दवाई होती है उसकी वजह से नॉर्मल व्यक्ति की भी पेशाब ऑरेंज या लाल कलर की आती है, उसमें घबराने की कई बात नहीं है, वो नॉर्मली उस तरीके से निकलता है। तो ये भी एक चीज आप अपने मरीजों को पहले से बता सकते हैं। किडनी डिजीज में एक मार्कर होता है जिसको क्रिएटिनिन क्लियरेंस कहते हैं। तो अगेन किडनी डिजीज में अगर टीबी हुआ है तो याद रखना स्ट्रेप्टोमाइसिन तो देना ही नहीं है, आइसोनियाजिड रिफेम्पिसिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बची हुई जो दो हैं पायरेजिमाइड और इथेम्ब्यूटॉल, उनका डोज आप घटा बढ़ा सकते हैं क्रिएटिनिन क्लियरेंस के आधार। अगर किसी को सीजर है तो ध्यान रखिएगा कि सीजर की दवाई का डोज उसको बढ़ाना पड़ेगा। ये एक बहुत बहुत डिटेल्ड स्लाइड है, पर यहाँ पे मैंने इस स्लाइड को आज मेरे जनरल प्रैक्टिशनर भाइयों से बात करते हुए इसलिए डाला है क्योंकि यहाँ दो बहुत काम की बातें लिखी। क्या है? वो लोग जिनको प्रिजम्पटिव टीबी है, यानी कि मान लिया कि चलो टीबी है, वो लोग जिनको कि टीबी है, और वो लोग जिनको टीबी की दवाई से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उन सब में आप सीबी नेट कराओ कंपलसरी। ये देखो रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंस है कि नहीं है, अगर मिल गया तो उसमें फर्स्ट लाइन एलपीए सेकंड लाइन एलपीए कराओ, अगर नहीं मिला
तो भी उसमें एलपीए कराना पड़ता है, अगर आपके मरीज को टीबी की दवाई देने के बाद में भी फायदा नहीं हो रहा है तो आप मेरी बात समझो, आंख मीच के टीबी की दवा लिख दी, 6 महीने बाद देखेंगे, अब वो काम नहीं। टीबी की दवा लिखो, मरीज को महीने 1 हफ्ते बाद मिलाओ, 2 हफ्ते बाद मिलाओ, अगर उसको आराम नहीं पड़ रहा है पुनः उसकी जांच करो, सीबी नेट करो, और अगर उसको सीबी नेट पॉजिटिव नेगेटिव आए उस आधार पर उसकी फर्दर टेस्टिंग करो। पर अब वो सोच को माइंड से निकाल दो कि अपन ने 6 महीने लिख दिए, 6 महीने बाद देखेंगे, वाह, अब ऐसा नहीं। 3 तरह की सेकेंड लाइन ड्रग्स होती है, दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड एंड एडवांस सब्जेक्ट। लीवोफ्लॉक्सासिन इसमें आपको बताऊंगा, लीवोफ्लॉक्स हमारे जनरल प्रैक्टिस में हम भरपल्ली से लिखते हैं, बंद कर दो, वी शुड नॉट प्रिस्क्राइब लीवोफ्लॉक्स और लिनेजोलिड, ये महत्वपूर्ण एंटी ट्यूबरकुलर दवाइयां हैं, इनको रूटीन सर्दी खांसी जुकाम के लिए देना बंद कर दो। अगेन ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, मैं सिर्फ ये स्लाइड आपको बार बार बता रहा हूं, डराने के लिए नहीं, इस एक चीज के महत्व को बढ़ाने के लिए। सीबी नेट फ्री में मिलता है, सब जगह होता है, गली मोहल्ले में क्लिनिक से जहां सीबी नेट होता है, अपने किसी भी टीबी संभावित का सीबी नेट जरूर 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 करें। और भी कुछ चीजें होती है जो मैं आपको सिंप्लीफाई करने के लिए बताऊंगा, जैसे अब क्या है, एमडीआर टीबी का जो ट्रीटमेंट है वो एक बहुत अलग तरीके से होता है। कुछ जो एमडीआर होते हैं उनका इलाज 6 महीने में भी खत्म हो जाता है, उसको शॉर्टर एमडीआर टीबी या बांग्लादेश रेजिम कहा जाता है, और कुछ जो एमडीआर होते हैं उनका इलाज 18 महीने चलता है, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण ड्रग है जिसकी कीमत काफी लाखों में जाती है, वो सरकार ने अब निःशुल्क उपलब्ध कराई है, जिसका नाम है बिडाकुलिन, और बिडाकुलिन के बाद एक और ड्रग आ गई है जिसका नाम है डेलामिनिड। ये बहुत बड़ी दवाइयां हैं और हम वाकई में बहुत प्राउड फील करना चाहिए हमारे कंट्री का, जहां पे ये लाखों रुपए की दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध की जाती हैं। ये उसका पूरा प्रोटोकॉल है, इट इज़ अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। मैं आपको जनरल प्रैक्टिशनर होने के नाते एक सिंसियर एडवाइस दूंगा कि अगर ड्रग रेजिस्टेंस टीबी का पेशेंट है तो डोंट मतलब उसको आप एक स्पेशलिस्ट केयर में या प्रॉपर गवर्नमेंट सेटअप में ही रहने दीजिए, क्योंकि दीज ड्रग्स आर डिफिकल्ट टू फाइंड। आज की तारीख में आप इतना मॉक्सिफ्लॉक्सासिन, इतना रिफेम्पिसिन प्राइवेट मार्केट में भी ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगा, पेशेंट पे बर्डन बहुत पड़ता है, इसलिए बेटर है कि अपन उनको गवर्नमेंट सेटअप में रिफर करें। एक और ये मेरी आखिरी स्लाइड है, टीबी का एक भतीजा होता है, उसको कहते हैं नॉन ट्यूबरकुलर माइकोबैक्टीरिया, जो कि होता तो टीबी का ही रूप है, पर वो टीबी जैसा नहीं रहता है, थोड़ा सा अलग रहता है, उसका ट्रीटमेंट भी अलग है। तो मेरी जो लास्ट स्लाइड है वो मेरी पहली, जो मैं मास्क पहन के आपके सामने सबसे पहले प्रस्तुत हुआ था, उसी की एक मजबूरी है। कोई टीबी का केस आसान नहीं होता, ये बोलना कि ये टीबी है, जाए गोली खा तो ठीक हो जाएगा, अब वो इतने सुनहरे दिन नहीं है, अब उससे भी ज्यादा सुनहरे दिन है। क्यों? क्योंकि आप ये समझ सकते हो कि यार ये ठीक होगा नहीं होगा, ये तो 6 महीने देना है, 18 महीने देना है, इसको ट्यूबरकुलर बैसिला है, इसको नॉन ट्यूबरकुलर बैसिला से, उसको स्पुटम आ रहा है नहीं आ रहा है तो ब्रोंकोस्कोपी कराओ, पानी नहीं निकल रहा है थोरेकोस्कोपी कराओ, उसकी बायोप्सी कराओ, कुछ भी कराओ, सीबी नेट कराओ, नोटिफाई कराओ, सरकार की मदद लो, अपने यहाँ डॉट्स क्लिनिक खोलो। अगर कोई टीबी वाले के संपर्क में आया था तो उसमें टीबी सोचो। अगर किसी को बुखार है, किसी को 2 हफ्ते से अधिक खांसी है, किसी का वजन कम हो रहा है 10% से ज्यादा, और किसी को भूख नहीं लग रही है, तो प्लीज उसमें टीबी सोचो। दैट्स ऑल आई हैव टू टीच यू। थैंक यू सो मच। ऑडियो, थैंक यू सो मच सर। अभी हम थोड़ा सा क्वेश्चंस ले लेंगे अपने स्टूडेंट्स के, एक बार चैट बॉक्स में आप डाल सकते हो। सर तब तक मुझे भी कुछ बता दो सर। एक तो ये बताओ सर कि नॉन पल्मोनरी टीबी को मैं कैसे डायग्नोज करूंगा? चलो पल्मोनरी तो आपने फिर भी कहा कि खांसी खखार और ये सब चीजें, अगर नॉन पल्मोनरी है तो मैं कैसे ढूंढने जाऊं? नॉन पल्मोनरी टीबी को सर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहा गया। हाँ, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो होता है वो मोस्ट कॉमनली लिम्फ नोड्स में, हाँ, छाती में पानी भरना, हाँ, या रीढ़ की हड्डी का टीबी या पेट का टीबी होता है। उस कंडीशन में आपको सिम्टम पे जाना पड़ेगा कि उसको सिम्टम क्या हो रहा है। ओके, तो सिम्टम हिस्ट्री लीजिए, अगर आपको लगता है कि उसको गले में तकलीफ है तो अच्छे से पैल्पेट करो या गले की सोनोग्राफी करो, अगर छाती में पानी भरा हुआ है तो छाती की सोनोग्राफी करो, अगर रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो रही है तो रीढ़ की हड्डी का एमआरआई कराओ, अगर पेट में प्रॉब्लम हो रही है तो पेट की सोनोग्राफी या सीटी करो। तो उससे आप एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी की सस्पिशन को लाएंगे। उसके बाद में आप कोशिश करिए कि स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन लेके उस जगह की बायोप्सी निकलवाएं और उसमें सीबी नेट की जांच या कल्चर की जांच करके या माइक्रोस्कोपी करके उसको सिद्ध करें। राइट। सर अगर किसी को सरकारी अस्पताल से भी दवाई लिखी है
तो उसको खाने की कोई चीज़ें की मतलब कि दवाई कैसे लेनी है, खाली पेट लेनी है, भरे पेट लेनी है, इसका कोई आइडिया? ये जो टीबी की दवाई है, ये पेट के अंदर जितना खाना मौजूद होता है उससे प्रोपोर्शनल होता है कि वो अब्जॉर्ब कितनी होगी। मतलब क्या है कि कोई खाली पेट लेगा तो बेस्ट रहता है, सबसे ज़्यादा अब्जॉर्ब होगी। पर एसिडिटी इतनी कराती है कि हर व्यक्ति के लिए 4-4 गोलियां 5-5 गोलियां खाली पेट लेना कभी कभी शुरू में संभव नहीं होता है। तो शुरू शुरू में आप 1 गिलास पानी के साथ 5 गोली लो, 5 गिलास पानी के साथ 5 गोली मत लो, धीरे धीरे लो। 5-5 10-10 मिनट के अंतर से 1 गिलास पानी के साथ वो 5 गोली ले लो। राइट। सर फेसबुक पे से डॉक्टर अनिल पूछ रहे हैं कि स्ट्रेप्टोमाइसिन अब क्यों नहीं देते? स्ट्रेप्टोमाइसिन इसलिए नहीं देते क्योंकि नंबर एक, उसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, लोगों के कान से सुनने की क्षमता चली जाती है, ओटोटॉक्सिक ड्रग है। और साथ में नेफ्रोटॉक्सिसिटी यानी किडनी को प्रॉब्लम कराती है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन को इंजेक्टेबल होने की वजह से लोग सबसे ज़्यादा मिसयूज करते हैं। मिसयूज मतलब क्या, 4 लगाए, अरे पुट्टा दुख रहा है, चौथा नहीं लगा, 5वां नहीं लगाया, ये बहुत होता था। तो इसके रेजिस्टेंस के मारे इसको अब कॉमन उसमें लाना प्रोग्राम में बंद कर दिया। अच्छा, यहाँ से हमारे स्टूडेंट्स में से एक पूछ रहे हैं कि क्या हर तरह की टीबी में वही ग्रुप ऑफ दवाइयाँ यूज होती हैं, मतलब पल्मोनरी हो चाहे एक्स्ट्रा पल्मोनरी हो? गिनती की टीबी की जो दवाइयां हैं वो 9 या 10 जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली टीबी की है। बाकी सब अपन ने बैक्टीरिया वाला मीरोपेनेम, लिनाजोलिड, लेवोफ्लॉक्सासिन इधर लेना चालू कर दिया। तो हम्म। सिर्फ टीबी की दवाइयां तो गिनती की आज तक में इतिहास में 9 इजाद हुई है। करीबन 60 साल के अंतर में ये बिडाक्विलिन और डिलेमिनिड आई है मार्केट में। तो आप ये समझ लीजिए कि वही दवाइयां हैं जो मैंने 4 नाम लिए थे, उसमें भी इससे भी 2 सबसे महत्वपूर्ण, आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन, सबसे मेन यही है जिन्होंने टीबी के ऊपर अपने को जो भी विजय दिलाई है वो दिलाई है। सर मेरी तरफ से क्वेश्चन कि मेरे यहाँ मेरे ओपीडी में मरीज आया, मैंने उसको मुझे शक हुआ कि उसको टीबी है, मैंने उसको अस्पताल भेजा, कंफर्म हो गई सीबी नेट से, अब उसको वहाँ से दवाई चालू हो गई है, पर वो अपनी रूटीन प्रॉब्लम्स के लिए अब भी मेरे पास आता है। तो मुझे क्या क्या ध्यान रखना है उस मरीज में, कि मतलब मैं और क्या चीज़ें देखूं उसमें, जैसे ये आप लिवर फंक्शंस कह रहे हो या और भी चीज़ें? देखिए, बहुत बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है सर। और फैक्चुअली स्पीकिंग अपने जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं आज की तारीख में, जैसे मैंने बताया, आदमी पहली बार जाता है अस्पताल के धक्के खा लेता है, उसके बाद वो कभी भी प्रिफर नहीं करता है कि वो बार बार वहां पे जाए। वो आएगा अपने जनरल प्रैक्टिशनर भाई के पास में। आपको हमेशा उससे ये बात पूछनी है कि भाई तू तेरी दवाई टाइम से खा रहा है ना, डोज मिस तो नहीं कर रहा है ना। हर 1-2 महीने में एक आध बार आप उसके स्क्लेरा को चेक करो, आप उससे पूछो कि बहुत ज़्यादा कमजोरी तो नहीं आ रही है, उसके वेट का रिकॉर्ड रखो प्रॉपरली। उसको टीबी की दवाई के खाली पत्ते हैं, उससे बोलो कि तू लेके आया कर। ये एक बहुत अच्छा तरीका है चेक करने का कि वो दवाई खा रहा है कि नहीं खा रहा है। अगर वो ड्रिंक करता है तो ये देखो कि उसने ड्रिंक की आदत छोड़ी है कि नहीं छोड़ी है। ये कई चीजें हैं। बार बार ब्लड टेस्ट जैसे एसजीओटी, एसजीपीटी, ये उन्हीं लोगों में कराइए जिनके अंदर लीवर प्रॉब्लम हो, अन्यथा कराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी रूटीन दवाइयां हमेशा दे सकते हैं। राइट। एक और चीज़ें, एक JWT क्या है सर? आई एक ऑल्सो मिनट, डोंट। एक मिनट में कुछ वो है सरकारी चीज़ है, जॉइंट एलिमिनेशन ऑफ ट्यूबरक्लोस। जीत, जीत, हाँ। जॉइंट एलिमिनेशन फॉर ट्यूबरकुलोसिस। जीत एक एनजीओ है, एक प्रयास है टीबी एलिमिनेशन की तरफ, जिसमें कि गैर सरकारी संस्थाओं की मदद ली गई है कि आपके क्लिनिक पे वो आके खकार की डिब्बियां देके जाएंगे। अगर किसी मरीज ने खकार निकाली है, वो आपके वहां से सैंपल लेके जाएंगे, उसकी रिपोर्ट देके जाएंगे। अगर मान लो जैसे मैं रहता हूँ तिलक नगर में और पास में बंगाली में कोई मरीज है, वो बार बार नहीं जा सकता एमवाई तक। मेरा जो घर है, उस मेरा क्लिनिक है, उसको पड़ता है 2 किलोमीटर, एमवाई उसको पड़ता है 6 किलोमीटर। तो अब ये प्रावधान है कि मेरी क्लिनिक पे लाके वो दवाई छोड़ जाएंगे। जीत ये काम करता है और वो मरीज को पास पड़ जाएगा क्योंकि वो मेरे वापस से आके आराम से दवाई ले सकता है। राइट। अगर मैंने करवाया और SGOT या SGPT बढ़ा हुआ आया, तो उसकी दवाई बंद करनी है, क्या करना है? अगर एसजीओटी, एसजीपीटी 3 गुने से अधिक बढ़ा हुआ हो तो दवाई का परिवर्तन इंडिकेटेड है, अन्यथा इंडिकेटेड नहीं है। अगर किसी को बार बार उसमें वॉमिटिंग्स हो रही है तो ही डोजेस को हाथ लगाना है, और हमेशा डोज मॉडिफिकेशन स्पेशलिस्ट के द्वारा किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से उसमें कुछ समय तक दवाइयां बंद करी जानी चाहिए, पर वो समय कितना रहेगा उसके लिए ऑब्जर्वेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर कल्पित पूछ रहे हैं कि रूरल प्रैक्टिस में मरीज गवर्नमेंट सेंटर्स पे नहीं जाना चाहता और हमसे जिद करता है कि आप दवाई दो। आप भी जिद करो कि साहब मेरे हाथ में नहीं है, आपको जाना ही पड़ेगा। ठीक है। राइट राइट राइट। तो आई गेस ज़्यादातर मेरे प्रश्न हो गए हैं ऑलरेडी।
जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस का डायग्नोसिस? जेनेटल ट्यूबरकुलोसिस एक कम पाई जाने वाली समस्या है, महिलाओं में अधिक रहती है, जो कि इनफर्टिलिटी के रूप में सामने आती है। पुरुषों में भी ये इनफर्टिलिटी के रूप में आती है, पर महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है। इसके अंदर भी बायोप्सी की कोशिश करिए। आजकल जितने आईवीएफ सेंटर्स हैं वहाँ पे एंडोमेट्रियल बायोप्सी, जो वेजाइनल फ्लूइड है उसके अंदर सीबी नेट लगाना, ये सब जांचें बहुत कॉमनली की जाती हैं। तो आप ये मत सोचिए कि साहब जननांग की टीबी है तो इसमें कुछ नहीं हो सकता, आप तो दवाई खा लो। बाकायदा आप आईवीएफ सेंटर पे भेजिए। आईवीएफ सेंटर आजकल हर टाउन लेवल पे भी काफी संख्याओं में आ चुके हैं, तो वहां पे उनके एंडोमेट्रियल बायोप्सी और वेजाइनल फ्लूइड के टीबी पीसीआर लगाए जाते हैं। अच्छा, मेरी पेशेंट को एंटी ट्यूबरकुलर चल रही है और वो प्रेग्नेंट हो गई, अब क्या करना है? सबसे पहले तो बधाई की बात है कि एंटी ट्यूबरकुलर चलते हुए भी प्रेग्नेंट हो गई, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इसमें हमको हमेशा उनको सपोर्ट करना चाहिए। हमको ये देखना चाहिए कि पेशेंट का जो पोषण हो, उसका जो प्रोटीन इंटेक हो, मल्टीविटामिन हैं, उसको भरपूर मात्रा में दी जाए। स्ट्रेप्टोमाइसिन अब प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, नहीं तो स्ट्रेप्टोमाइसिन इसमें हटा दिया जाता था। बाकी तमाम दवाइयाँ आप सेफली दे सकते हैं, पर ये जरूरी है कि आप उस प्रेग्नेंट महिला को बोलिए कि हर 2-3 हफ्ते में एक बार आके वो आपसे चेकअप कराती है। राइट। अगर पेशेंट को डॉट्स के साथ इचिंग होती है, कॉमन है? बहुत और क्या कॉमन है, करना है उसको? बहुत कॉमन है। ऐसे में मॉइस्चराइजिंग लोशन का इस्तेमाल करिए और साथ में एंटी एलर्जिक दवाइयाँ कम समय के लिए दीजिए। अगर 5 से 7 दिन में निवारण ना हो तो उसका लिवर फंक्शन टेस्ट कराइए, हो सकता है कि उसको हेपेटाइटिस डेवलप हो। राइट। अगर केवल बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है तो प्राइमरी ड्रग्स रोकनी है या नहीं रोकनी है? अगर केवल बिलिरुबिन बढ़ा है और उसमें 2-3 बातें हैं, अगर एल्कोहलिक है और लिवर इंजुरी है तो बिलिरुबिन 3 से ऊपर गया तो अपने को दवाइयों में सुधार लाना है। अगर अल्कोहल नहीं पीते हैं, लिवर खराब है, दवाइयों को सुधारना है। अगर अल्कोहल भी नहीं पीते हैं और लिवर भी ठीक है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं। और इनको वॉमिटिंग्स होती हैं यदि पेशेंट्स को, तो ऑन्डेंसेट्रॉन से ठीक होंगी? बिल्कुल ठीक होंगी, बट उसमें अगर वॉमिटिंग्स बहुत ज़्यादा हैं तो उनके एसजीओटी एसजीपीटी लेवल कराइए। ये देखिए कि कहीं हेपेटाइटिस तो डेवलप नहीं है। राइट। मुझे लगता है हम इतने ही प्रश्न ले पाएंगे अभी। तो थैंक यू सो मच सर फॉर दिस लेक्चर। एंड अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप चैट बॉक्स में या फेसबुक कमेंट्स में हैप्पी लिख सकते हैं, और साथ में आप ये भी लिख सकते हैं यदि आपको सर को और सुनना है तो आप मोर लेक्चर्स भी लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आपके कमेंट्स का वेट डिस्कशन में। थैंक यू वेरी मच।